Good morning. The training of NPEP by Om Prakash sir and Sanjay Paul sir. We, the participants from different districts of Jharkhand. It is two teachers from each district. This is the class demonstration by the participants, and this is the preview class of teaching, the training session and the classroom teaching. And once again, our loving Om Prakash sir. The classroom, the teachers were studying and discussing, and this is the class taken by Om Prakash sir, and this is the tea break, I think. Yes, this is tea break, and this demonstration is taken by group 2. Another discussions of group 3, and the two participants, they were introducing themselves. The photo sessions were teacher from Ramgarh, Simdega, and also this is the teachers of Ramgarh and Simdega. The class demonstration of teachers, they were discussing about the topics, the case study, the cause of different topics. The teachers are very interesting in their subject. The photo sessions, this is a hostel and the classroom where Piska ma'am is using mobile, and this is Sudarshan sir with me, and two ma'am. स्टेटमेंट है, ये दोनों के लिए कॉमन स्टेटमेंट है। मैं किसी पे कैटेगराइज करके नहीं बोल रहा हूँ, आपको खुद महसूस करना है कि ये किस पर एप्लीकेबल है। यदि आप आसानी से किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं, शब्द है आसानी से किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हैं। अगर आपके लिए अवसर है तो एक स्टेप आगे, अगर आपके लिए ये बाधा है तो एक स्टेप पीछे। मैम लोग मदद कीजिएगा मैम का। आसानी से मदद कीजिएगा मैम, आसानी शब्द है। मैम लोग से भी पूछिए, राय लीजिए। इसलिए मैंने कहा मैम लोग आपको मदद करेगी, सर को बताएंगे और उसके बाद आप फैसला। चलिए दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप अपने लिए अपनी पसंद से कोई भी कैरियर चुन सकते हैं, अगला प्रश्न कृपया ध्यान से अब मदद कीजिएगा अपनी। अगला प्रश्न है, आप अपने से विपरीत किसी भी व्यक्ति से
आसानी से दोस्ती कर सकते हैं। आपकी स्कूल की शाम को घर के करीब मैच खेल रही है और आप उसमें मदद करने के लिए या हौसला अफजाई के लिए खुद से जा सकते हैं। एक से बच सकते हैं। आप पूछिए अपने मित्रों से। परिस्थिति पर परिस्थिति का बात है। यहाँ से पूछा जा रहा है सिंपल सा प्रश्न है कि क्या मायके जाने से रोकना आएगा या नहीं है? बच्चों को खर्च नहीं उठाना, ये घरेलू इंसान आएगा या नहीं आएगा? बच्चों को पढ़ाई का खर्च, उसका देखभाल का खर्च, जिम्मेदारी उठाना सर, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो हमारे टॉपिक में ये है कि आज का जो विकसित समाज है और जो रूढ़िवादिता समाज है, दोनों के में देखते चला रहा है कि घरेलू हिंसा जो चली आ रही थी डे बाय डे, वो जो विकसित समाज के अंतर्गत आ गया, तो अभी भी देखने को मिलता है ये घरेलू हिंसा है। जैसा नाम से चरितार्थ है, ये घरेलू हिंसा मतलब परिवार में ही परिवार के सदस्यों द्वारा जो बातें होती है, जो उसको शारीरिक कष्ट देती है, मानसिक कष्ट देती है, आर्थिक शोषण करता है, ये सारे के सारे हमारे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। और घरेलू हिंसा से क्या क्या परेशानी हो सकती है, इससे हमें क्या क्या सीख मिल सकता है, साथ ही साथ इनमें क्या कानूनी प्रावधान है, क्योंकि हमारे ग्रुप के साथियों ने एक यहाँ पे एक चित्र प्रदर्शित किया है, वो बहुत कुछ कह दे रही है वो महिला उस चित्र के माध्यम से, जिनसे हमारे प्रतिभागी साथियों द्वारा वर्णन किया जाएगा। इसके बाद ये घरेलू हिंसा संबंधी जो कानून है, उसमें कितने साल का सजा का प्रावधान है, कितने पैसा का उसका दंड का प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ हमारे प्रतिभागियों ने कुछ केस स्टडी किया है, हमारे प्रतिभागियों ने इसको डिस्क्रिप्शन किया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी दी जाएगी। तो मैं अगले स्टेप में पिंकी कुमारी मैम से अनुरोध करूंगा कि वे घरेलू हिंसा को केस स्टडी के बारे में अपना धन्यवाद सर। शुरू करें। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे परिणाम इसके हैं, तो सदन से आग्रह होगी कि वो बताएंगे, लेकिन जितने भी हैं परिणाम, ये सारे दुष्परिणाम, क्योंकि दहेज प्रथा जो है, जब एक बाप अपनी बेटी को किसी भी रूप में कुछ भी सामान देता है, नकदी देता है या जमीन देता है, फ्लैट देता है, तो वो पूरी तरह से आर्थिक तंगी में फंस जाता है, वो वित्तीय बोझ तले दब जाता है, और वो ऐसा दबता है कि वो दबता ही चला जाता है, वो उससे उबर नहीं पाता है। दूसरा है, इससे घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि दहेज के लोभी लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। आज वो कुछ डिमांड करेंगे, कल शादी के बाद कुछ और डिमांड करेंगे, और अगर वो लड़की अपने घर से, अपने मायके से लेकर के नहीं आती है, तो उसके लिए घरेलू हिंसा उसके साथ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद मानसिक तनाव, लड़की के घर वाले मानसिक तनाव में रहेंगे, लड़की खुद मानसिक तनाव में रहेगी। लड़की को बार बार दबाव डाला जाता है कि घर से ये लाओ वो लाओ, और वो मानसिक तनाव में रहती है। वो अपने घर की स्थिति को समझती है, वो जानती है कि उसको किस रूप में ये सब दिया गया है, कैसे उसके माता पिता ये सारी चीज़ों को मैनेज किए हैं, तो इसलिए वहाँ वो मानसिक तनाव में रहती है कि वो कैसे फिर और चीज़ें मांगे। अपने घर की आर्थिक स्थिति को वो जानती है, और अगर वो घर पे बोलती भी है तो उनके घर वाले मानसिक तनाव में आ जाते हैं।
क्योंकि वे सक्षम नहीं होते कि और सारी चीजें वो दे सके, पहले ही वो इतने बोझ तले दबे हुए होते। घटता लिंगानुपात या फिर हम लोग इसको बालिका भ्रूण हत्या, इसका दुष्परिणाम है। इसलिए आज जैसे ही मालूम होता है जहाँ दहेज समाज में बहुत विकराल रूप धारण किए हुए है और मालूम होता है कि गर्भ में बेटी आई हुई है, तो वो वहीं पर उसकी हत्या कर देती है ताकि आगे जाकर के किसी भी तरह का वो बोझ उनके ऊपर ना हो। बोझ समझते हैं लोग, इसी दहेज प्रथा की वजह से बेटियों को आज बोझ समझा जाता है। अन्यथा जिस समाज में ये दहेज प्रथा नहीं है वहां पर बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता। आगे है तलाक और विवाह विच्छेद। दहेज का डिमांड के चलते कभी कभी लड़की बहुत विरोध करने लगती है अपने ससुराल में, घर में जाकर के, तो इससे क्या होता है कि लड़का उसको तलाक देने पर उतर आता है, नहीं लाओगी तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिससे क्या होता है कि विवाह विच्छेद होता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा खामियाजा उन दोनों के बीच जो बच्चे आते हैं उनको उठाना पड़ता है। उनका बच्चों के लिए फिर दोनों के बीच में कोर्ट कचहरी झगड़े होना शुरू हो जाता है, उनकी कस्टडी की बातें आती है, तो किसी एक की तरफ बच्चे चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि या तो उसे माँ का प्यार मिलता है या उसे अपने पिता का प्यार मिलता है और इस तरह से उसकी परवरिश भी सही से नहीं हो पाती है, जो परवरिश उसकी होनी चाहिए थी, और बच्चा पूरी तरह से मानसिक तनाव में